प्यारे साथियों नमस्ते, क्या हाल चाल है। मजा आ रहा है कि नहीं इस वाली हमारी सीरीज में, जिसमें बहुत ही कम टाइम में जो है आपका पूरी की पूरी किताब खत्म होने वाली है और मजा आ ही जाने वाला। मतलब इस बार अगर 100 में से 100 नहीं लाए हो ना साइंस में, मैं सच बता रहा हूं, जहां मिलोगे ना वहां पिटाई हो जानी है फिर तुम्हारी। मतलब इतनी आसान कर रहे हैं तुम्हारे लिए साइंस, जिससे डर लगता है सबको। तो आज का जो अपना चैप्टर है वो है अध्याय 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और मैं अपने बारे में बता दूं जल्दी से, मैं हूं राहुल सचवानी। मैं यहाँ पे लर्न एंड शेयर के परिवार का एक छोटा सा हिस्सा हूं और यहाँ पे मैं 9वीं 10वीं के बच्चों को जो है, विद्यार्थियों को जो है विज्ञान पढ़ाता हूं। अभी उसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, अगर आप लोगों ने अभी तक भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बेटा कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में आप देखोगे कि सारी नोटिफिकेशंस एक ही जगह पर आ जाती हैं, उसकी कोई फीस कुछ भी नहीं होती और डेली के डेली वहां पे ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आते हैं। तो वो प्रश्न अगर आप अपनी क्लास के जो वहां पे आ रहे हैं उनको प्रैक्टिस करोगे, गणित के भी आते हैं, सामाजिक के भी आते हैं, विज्ञान के भी आते हैं, तो डेली आप अपनी क्लास का प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आपकी हैबिट बनेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की भविष्य में। क्योंकि सरकारी नौकरियों के लिए जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें भी तो यही चीज होती है ना, वही ऑब्जेक्टिव्स हैं जो वहां भी आएंगे, तो वो तो आपको करना ही करना चाहिए। दूसरा, अगर आपने अभी तक लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है ना बेटा, तो वीडियो रोको, अभी जाओ और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। क्यों? क्योंकि वहां पे ना प्रॉपर संडे टेस्ट होता है, हर रविवार को एक टेस्ट होता है वहां पे, और उस टेस्ट में टेस्ट बिल्कुल फ्री होता है सबके लिए, कोई भी जो भी देना चाहे उसको दे सकता है। तो उस टेस्ट से आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हो, बोले तो कितना समझ में आया और कितना सर के ऊपर से जो है बाउंसर निकल गया, बम्पर ऐसे उछल करके निकल गया। फिर उसके बाद एक चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि ये जो सीरीज है ये है समरी सीरीज, है ना, वन शॉट। हम जल्द से जल्द चैप्टर को इस सीरीज में पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है ना, तो ये चैप्टर हम पहले करा चुके हैं, ठीक है, यूट्यूब पर ही आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। पहले अपन इसको पूरा अच्छा डिटेल में कर चुके हैं। तो आ जाइए, अब अपन अपनी कक्षा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां हम देख रहे हैं कि तत्व है क्या। हम लोग चैप्टर का नाम क्या है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। मतलब दरअसल हो क्या रहा है इस चैप्टर में, हमारे प्रकृति में खूब सारे तत्व हैं जिनको हमें वर्गीकृत करना है। जैसे एक किराने की दुकान में क्या होता है, दालें 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 एक तरफ रखते हैं, चावल हटा के एक तरफ रखते हैं, चावल की भी जो वेराइटी होती है उनको भी अलग अलग रखते हैं, गेहूं एक तरफ रखते हैं, अलग अलग चीज़ों को एक तरफ रखते हैं, साबुन जो नहाने धोने के हैं, शैम्पू वैम्पू हैं, उनको एक तरफ रखते हैं। तो ऐसा हम वहां पर देखते हैं। तो जब हम रोजमर्रा की चीज़ों को भी व्यवस्थित करके रखते हैं तो ये तो तत्व हुए जिनसे पूरी दुनिया मिलकर के बनी है। एक एक जो एटम है वही बना रहा है सब कुछ। जैसे एक एक कोशिका भी अगर हमारे शरीर में है तो उसमें हजारों लाखों हो सकता है, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, नियोन हो, पता नहीं क्या क्या हो उसमें। नियोन तो खैर नहीं होगा शायद, बाकी खूब सारे एलिमेंट्स ही हैं वहां पे, यही तत्व। तो उन तत्वों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भाई तत्व है क्या। तो तत्व की बहुत सिंपल परिभाषा है, पदार्थ की शुद्धतम अवस्था। भाई इससे शुद्ध क्या चाहिए आप लोगों को, एकदम नहीं होता प्योर दूध जो है गौ माता का, तो वैसे एकदम पदार्थ की शुद्धतम अवस्था है क्या, जिसका और वियोजन संभव ना हो सके, उसे हम तत्व कहते हैं। भाई एकदम जब प्योर हो गया कुछ चीज तो उसको आप और ज्यादा प्योर नहीं कर सकते ना, तो वो एकदम जो प्योर आपको मिल जाता है ना, तो वो तत्व है। जैसे हाइड्रोजन मिल गई आपको, केवल हाइड्रोजन गैस है, तो इसको और शुद्ध करके क्या बनाओगे, क्योंकि वो रहेगा तो हाइड्रोजन का परमाणु ही ना, रहेगी तो हाइड्रोजन ही। तो ये देखिए अपन ने तत्व की परिभाषा। अब उसके बाद प्रकृति में कुल तत्व कितने हैं, तो बोले भाई साहब 118 तत्व हैं। और इसमें से आप देखोगे ना तो प्राकृतिक जो हमें भगवान ने बना करके दिए हैं या इस प्रकृति में मिलते हैं वो है 94, 94। बाकी के जो हैं वो कौन से हैं, हमने प्रयोगशाला में, बोले तो साइंटिफिक लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में हमने उनको बनाया है। ठीक बात है, हमने उनको वहां पर बनाया, लेकिन बहुत ज्यादा स्थायी नहीं होते और बहुत कम मात्रा में है, तो फिर वो है नहीं के बराबर हमारे लिए तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जो हमारे चारों तरफ दिख रहे हैं वो अबंडेंट हैं। फिर उसके बाद हम अब मेन टॉपिक पर आ रहे हैं कि भाई तत्वों का जो वर्गीकरण है ना, इसकी जरूरत क्या है। तो आंसर बिल्कुल वैसा ही, अभी भी हमने जैसे कहा कि रोजमर्रा की चीजों को भी तो हम कर ही रहे ना, ताकि हमारा जीवन आसान हो सके। अगर हमें पता करना हो कि दुकान में क्या कहां पड़ा है तो फटाफट से हम पता कर सके। हमें अगर पढ़ाई करनी है तत्वों के बारे में तो हम फटाफट से कर सकेंगे ना। जैसे हमें कभी कोई बोल दे, मान लो कि है ना, जैसे ये प्लास्टिक एक ये वाली है और ये वाली प्लास्टिक मेरे हाथ में जो है दूसरी है मान लो, तो बोले वो नहीं मिल रही कि कभी, तो अगर मुझे पता है कि इस प्लास्टिक को मैं उस प्लास्टिक की जगह काम में ले सकता हूं तो मैं ले लूंगा ना। तो मुझे पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन से तत्व एक जैसे हैं और कौन से तत्व अलग अलग हैं। तो यही कारण है कि ताकि समान गुणों वाले तत्व एक ही साथ रख सकें, एक ही समूह में एकत्रित हो जाए और तत्वों के अध्ययन का काम आसान हो जाए, पढ़ाई जो है वो आसान हो जाए। सिंपल सी बात है। तो तत्वों के जो वर्गीकरण के हैं प्रयास हुए,
कौन से प्रयास हुए? डॉबेराइनर का त्रिक, न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, या फिर आधुनिक आवर्त सारणी बोले तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हमें आजकल आवर्त सारणी ऐसे दिखती है ना, खूब बड़ी सी, दिखाएंगे अभी उसको, तो वो यही वाली आधुनिक आवर्त सारणी। तो हमें शुरू से समझना पड़ेगा कि भाई देखो कैसे बनी, वो एकदम से नहीं बन गई। पहले किसी ने कोशिश की, नहीं हुआ, फिर किसी ने की, नहीं हुआ, फिर वो तीसरे ने किसी ने कोशिश की, वो नहीं सक्सेसफुल हुआ, फिर अंत में आके किसी ने की और वो इतनी व्यवस्थित आवर्त सारणी बना करके देखे गए। इसमें मैं आपको पहले ही बताता हूं, सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है पर्सनली, वो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। सबसे जो भयंकर भयानक जो इन्होंने रिसर्च की थी ना, हेड्स ऑफ, मतलब मजा आ गया। तो अपन देखते हैं फिर जल्दी से। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भैया लेवोशिए, जो मैंने यहां लिखा नहीं था, एक वैज्ञानिक हुए हैं, इनका नाम है लेवोशिए, देखो यहां लिखा है। सबसे पहले ये फ्रांस के जो वैज्ञानिक है ना लेवोशिए, इन्होंने तत्वों का विभाजन किया था, जो तत्वों का वर्गीकरण किया था, विभाजन नहीं वर्गीकरण। भाई इनका किताब में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन किताब में केवल सीधा लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो तत्वों का वर्गीकरण है ना, वो धातुओं और अधातुओं में किया गया था। बोले भाई कुछ एक तत्व जो है धातु हैं और कुछ एक तत्व जो है अधातु हैं, बस सिंपल। तो तत्व धातु कौन से? तो बोले लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, बोले ये सब धातु है। बोले अधातु कौन से? बोले जो दिख रहा है ना, कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये सब ये अधातु, बस इतना। अब जिस वक्त इन्होंने बताया था ना, उस वक्त मुश्किल से साइंटिस्ट लोगों को 30 तत्वों के बारे में पता होगा, 25-30 तत्वों के बारे में, तो इनको ज्यादा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ, इन्होंने शुरू कर दी कि बोले अलग करना चाहिए, अलग करने से बढ़िया रहता है। अब धातु सारे एक जैसे हैं, तो लोहे की जगह अगर अपने को छत पर या मान लो लोटा बनाना है, पानी पीने के लिए लोटा बनाना है, तो बोला वो लोहे की जगह तांबे से भी बना सकते हैं, क्योंकि धातु एक जैसे। मतलब ये आइडिया वाली बात कर रहा हूं मैं। तो ये लिखा हुआ नहीं है, केवल इतना लिखा हुआ है कि सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो धातु और अधातु में हुआ था। किसने किया था वो आप देख लो, लेवोशिए ने किया था। लेवोशिए को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक भी इनको कहा जाता है। खैर इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, अपना मेन पहला टॉपिक जो किताब का है वो यहां से शुरू हो रहा है। क्या है? डॉबेराइनर के त्रिक, या इसको बोलते हैं डॉबेराइनर्स ट्रायड्स। ट्रायड त्रिक के लिए शब्द है, त्रिक माने 3 वाला। अभी डॉबेराइनर मेरे को लगता है ना, जैसे नाम पढ़ते हैं तो वो नहीं, एक वो डॉबरमैन, वो हमारे प्रजाति होती है कुत्ते की, लेकिन वहां अलग अलग नाम होते हैं भी दुनिया भर के, अपन प्रोनाउंस ही नहीं कर पाए। तो ये तो खैर बड़े आदरणीय व्यक्ति हैं, मतलब इनको तो आदर देना है, क्योंकि इन्होंने तो वैज्ञानिक इतनी अच्छी महान रिसर्च की है जो हमारे काम आ रही है। मेरी बात को बिल्कुल भी अलग तरह से ना ले। डॉबेराइनर ने 3 तत्वों के कुछ समूह बनाए, जिन्हें उन्होंने क्या कहा? त्रिक बोल दिया। भाई हर एक का तरीका अलग अलग होता है। डॉबेराइनर आए, बोलो तत्व वो कितने हैं? बोलो 33 मिले हुए, मान लो है ना, 33 तत्व इनके समय पर पता थे। बोला 33 हैं, तो बोले अच्छा इनको अलग करना है? बोले हाँ सर इनको अलग करना है। तो इन्होंने फटाक से बोल दिया कि अरे 3 के ग्रुप बना दो, मेरे को बढ़िया लग रहा है। अच्छा क्यों बनाया इन्होंने 3 के ग्रुप, मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने क्या किया, 3 का ग्रुप बनाया और उसमें तत्व को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रख दिया। 3 का ग्रुप बनाया और बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रख दिया। तो इन्होंने क्या नोटिस किया, मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पे इन्होंने जब ऐसे बनाए त्रिक, तो 3 त्रिक ये सफलता से बना पाए। तो इन्होंने क्या नोटिस किया, देखना ध्यान से। जैसे ये एक त्रिक है Li, Na और K, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम का जो द्रव्यमान होता है वो होता है हमारे पास में 7 है ना, 7 एटॉमिक यूनिट। फिर अगर पोटेशियम का हम द्रव्यमान देखें तो पोटेशियम का द्रव्यमान होता है 39। अब आप में से बच्चे अगर कंफ्यूज हैं कि सर ये द्रव्यमान क्या भला है, तो बेटा फिर आप डिटेल वाला वीडियो जरूर से देख लेना। बाकी द्रव्यमान क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या जो है उनको जोड़ करके हम द्रव्यमान बताते हैं। तो ये कह रहे हैं K बराबर कितना हो गया, 39 इतना द्रव्यमान है। तो बोला दोनों का क्या लो, औसत लो, एवरेज लो। एवरेज लो कैसे लोगे, देखो तो साहब बोला कि 7 + 39/2 जब करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 46/2, जो कि आएगा 23.0 लगभग, है ना। तो यही द्रव्यमान इसने देखा कि किसका होता है, सोडियम का होता है 23 द्रव्यमान। तो भाई साहब खुश हो गए, बोले कि वाह, मतलब इस तरह से जमाओ परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में। भाई इसका द्रव्यमान लिथियम का हमारे पास में 7, सोडियम का हमारे पास में 23 और पोटेशियम का हमारे पास में 39 है। तो बोला इस तरह से पहले तो बढ़ते हुए में रख दो, रख दिया साहब। फिर बोले ये नोटिस करो कि क्या पहले और तीसरे वाले तत्व के जो द्रव्यमानों का औसत है वो बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। बोले हाँ साहब है। फिर बोले अब आप ध्यान से देखो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों ही एक जैसे तत्व हैं, तीनों ही धातुएं हैं। बोलो अरे भाई साहब क्या मतलब, वेरी वेल डन। तो इनको बोला कि इन्होंने और बोले बनाओ बताओ।
तो इन्होंने 3 बना के दिए। इसको याद रखना है तो यूं याद रखना, कासरबा है ना, इसको बोलते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। और ये वाला अगर याद रखना है तो आप यूं याद रखना, कल बाहर आई। कल बाहर आई, कौन बाहर आई? आंटी बाहर आई हैं। वैसे तो वो पूरी लाइन ऐसे याद रखते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ऐसे याद रखो। और इसको लीना के याद रख सकते हो आप। एग्जाम में यही पूछेगा कि भाई उदाहरण दे दो डॉबराइनर के त्रिक के, या डॉबराइनर का त्रिक का नियम क्या था ये बता दो, बस इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ये टेबल जब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का भी लिखा हुआ है कि इन दोनों का है द्रव्यमान, देखो इसका 40 है, इसका 137 है, दोनों का जब हम लोग क्या लेते हैं, औसत लेते हैं, तो हमें 88.5 मिलता है, लगभग स्ट्रोंटियम के बराबर है। और वैसे ही ये भी है हमारे पास में तीसरा वाला। अब आप पीछे चल करके एक बार के लिए देखना चाहो तो देख लो, इनके नियम के अनुसार त्रिक के तीनों तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए, जैसे बोलते हैं सारे ग आरोही, ऐसे ऊपर जा रहा है जो, तो कह रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में रखने पर बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। भाई साहब याद कुछ नहीं करना है, समझना है। बस 3 उदाहरण यहां पर याद रखने, कौन से? लीना के, कासरबा और कल बार आई। आंटी जी, कल बाहर आई तक ही काम हो जाएगा खैर अपना। तो ठीक है साहब, हो गया पहला हमारे पास में। अब खुश नहीं होना, देखो खुश क्यों नहीं होना भाई, अच्छा काम किया लेकिन कमी थी काम में। तो बोलो भाई साहब वेट, बोलो रुक जाओ, तो क्या है कमी देख लेते हैं। क्या एग्जाम में हमसे ये भी पूछ लेता है कि ना कमी क्या है। भाई इस चैप्टर में क्या है, केवल थ्योरी है और थ्योरी के ही प्रश्न है, तो वो प्रश्न आप बहुत आसानी से कर सकते हो अगर एक बार थ्योरी आपने समझ ली तो। और जो मैं आपको बता रहा हूं वो है काम की बात, नो बकवास। तो यहां देखो अब आगे कमी क्या है हमारे पास में, 2 कमियां हैं। डॉबराइनर के त्रिक के नियम की कितनी कमियां हैं? 2। पहला जो हमारे पास में पहली जो कमी है वो क्या है कि सभी जो ज्ञात तत्व थे ना, उन सबको त्रिकों में विभाजित नहीं कर पाए। कितने तत्व ज्ञात थे उनके समय पर? 33, लेकिन कितने उन्होंने त्रिक बनाए? 3, 9 तत्वों को बस उन्होंने वर्गीकृत कर दिया। बाकी के 24 तत्वों का क्या हुआ भाई साहब? समझ रहे हो आप इस बात को? तो ये समस्या रही इनके साथ में। फिर दूसरी कमी क्या थी इनके साथ में कि सभी जो समूह है ना हमारी आवर्त सारणी में, वो डॉबराइनर के त्रिक का नियम का पालन नहीं करते। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन परिवार, इसका क्या मतलब है वो मैं आपको यहां बताता हूं। ये देखो मेरे पीछे एक आवर्त सारणी है, ध्यान से देखना, थोड़ा हिडन मतलब इसको छिपा रखा है। ये सारे परिवार हैं, जैसे ये वाला किससे शुरू हो रहा है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम। तो ये सारे के सारे जो तत्व हैं ना, ये एक परिवार के तत्व हैं और परिवार का मुखिया सबसे बड़ा, सबसे ऊपर होता है। तो ये सबसे ऊपर है इसका मुखिया, तो ये हाइड्रोजन परिवार है। ये वाला बेरिलियम परिवार है, ठीक है। ये वाला फिर आप यहां पर देखोगे तो बोरोन परिवार है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन परिवार है, ये फ्लोरीन परिवार है और ये हीलियम परिवार है। ऐसे ऐसे अब देखो उसका नियम हम लोग लगा करके देखते हैं। किसका नियम हम लोग लगा करके देखते हैं एक बार? डॉबराइनर के त्रिक का नियम। तो जैसे पहला उन्होंने क्या बोला था? लीना के। तो देखो लिथियम ये रहा, सोडियम ये रहा और पोटेशियम ये रहा। इन तीनों पे तो ये नियम लग रहा है ना, लग रहा है, मिल गया इस परिवार में। तो फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं, कल बाहर आई, ये देखो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये मिल गया हमें। यहां पर भी एक क्या त्रिक मिल गया डॉबराइनर का। और ऐसे ही कासरबा भी ढूंढोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। देखो ये रहा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। लेकिन क्या सारे परिवारों में डॉबराइनर के त्रिक मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। उदाहरण के लिए बोलो भाई साहब यहां कहां मिल रहा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, इसमें तो है ही नहीं ऐसा। ऐसा करके देख लो आप, भाई इसका द्रव्यमान लो, इसका लो, औसत निकालो, फास्फोरस का आता है क्या? बोले साहब नहीं आता। ये है बात। तो बोले ठीक है साहब कोई बात नहीं आता तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो इन्होंने तो छोड़ दिया करके, फिर बोले छोड़ो ना, ठीक है जितना हुआ आगे बढ़ते हैं। तो अगला फिर आए दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम है न्यूलैंड। क्या नाम है? न्यूलैंड। तो न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑक्टेव। और ये बड़ा ही रोचक है क्योंकि ये संगीत से जुड़ा हुआ है। देखो मैं यहां पर दिखाता हूं आपको। ये आपने 7 सुरों की इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी सुना होगा शायद, खैर उसको छोड़ो। तो ये 7 सुर होते हैं हमारे संगीत में, सा रे ग म प ध नी। तो हमारे लिए होता है सप्तक। अंग्रेज जो होते हैं उनके यहां चलता है डो रे मी फा सो ला टी डो, मतलब वहां पे 8 कर लेते हैं। जैसे अपन सारे गा मा पा धा नी के बाद सा लाते हैं ना, तो हम उस सा को गिनते नहीं है, उसको हम अगले में गिनते हैं, तो सप्तक होता है। उनके यहाँ क्या होता है, वो 8 गिन लेते हैं, डो रे मी फा सो ला टी, और फिर डो वापस से लगाते हैं उसमें। तो सारे गा मा पा धा नी सा, तो कितने हो गए? 8 सुर हो गए ना, तो अष्टक। तो इन्होंने जो नियम बनाया उसे संगीत के अष्टक से उन्होंने तुलना की और बोला कि साहब ये अष्टक जैसा ही है मेरा नियम, तो इसको हम बोल देते हैं कि अष्टक का सिद्धांत।
तो फिर दिया किसने था? बोले न्यूलैंड ने। तो नाम क्या दे दिया? न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत। बात खत्म। यहां ध्यान से सुनना, जब इन्होंने तत्वों का वर्गीकृत किया, इनने न्यूलैंड अंकल ने, तो इस वक्त पर क्या था? 56 तत्व हमें ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे टोटल? 56। बोले तो 56 तत्वों के बारे में पता चल चुका था। आपकी किताब में अगर आप देखोगे तो समय भी हमें बताया कि किस वैज्ञानिक ने कब किया था, लेकिन वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो खूब समय में इतने सारे तत्व हमें मिल गए थे। तो यहां देख रहे हैं हम, इनका सिद्धांत क्या था? इन्होंने कहा कि क्या करो, देखो सिंपल है, जैसे सारे गम पदनीसा होता है ना, तो वैसे ही तत्व को जमाओ, एक रखो, फिर बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में दूसरा रखो, फिर तीसरा रखो, फिर चौथा रखो, फिर पांचवा रखो, फिर छठा रखो, फिर सातवां रखो, और फिर आप क्या देखोगे, जो आठवां तत्व है ना, वो पहले तत्व के जैसा हो जाएगा। क्योंकि सारे गम पद नी सा होता है तो वापस शुरू में आ जाता है ना, फिर रे जैसा होगा, फिर ग जैसा होगा। बोले अरे वाह, व्हाट एन आइडिया सर जी। तो इन्होंने कहा ऐसे रखते जाओ, तो अपने आप आपको वो नीचे 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 उसके आते जाएंगे सात सुर। बोले भगवान बनाने वाले हैं साहब, क्या उन्होंने प्राकृतिक चीज बनाई। बोले संगीत के सुर भी अपने आप रिपीट होते हैं, यहाँ पे तत्वों के गुणधर्म भी हर 8वें स्वर पे जैसे स्वर रिपीट होता है वैसे रिपीट हो रहे हैं। इन्होंने यही कहा। तो देखो ये लिखा है, यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के बराबर होता है। बोलो आज के आनंद की जय। तो कह रहे हैं हम आगे इसके कि न्यूलैंड ने इसकी तुलना किससे की? संगीत के अष्टक से की, इसीलिए इनके सिद्धांत को हमने क्या बोला? अष्टक का सिद्धांत बोला। फिर कह रहे हैं उदाहरण के लिए, जैसे अगर हम सोडियम को देखें और फिर हम लोग लिथियम को देखें, तो लिथियम के बाद में जो 8वां तत्व है ना, वो सोडियम होता है। और हमें देखने को क्या मिल रहा है? सबसे इंटरेस्टिंग बात कि सोडियम और लिथियम के गुणधर्म सेम होते हैं, तालियां। तो इनका तो साबित हो गया ना। और वैसे ही अगर आप देखोगे, बेरिलियम के बाद 8वां तत्व मैग्नीशियम होता है, और दोनों के जो गुणधर्म होते हैं वो सेम होते हैं, दोनों धातुएं हैं। यहां देखोगे अगर आप इस टेबल में जो न्यूलैंड ने बनाई है, साफ साफ दिखेगा आपको। देखो जैसे ये लिथियम है, ठीक है, यहाँ पे लिथियम है। ये संगीत के सुरों में एक बहुत मस्त चीज होती है। अगर आपने कभी हारमोनियम बजाया हो तो आपको पता चलेगा, आप जहां से भी जिस भी बटन को दबा करके सारे ग म प बजाना चाहो ना, बजा सकते हो। जिस भी बटन को चाहो पूरे कीबोर्ड में, गिटार में, कहीं पर भी। मैं थोड़ा बजाता हूं तो मुझे पता है इसलिए। अब जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर सा मान लो ये है, तो सा रे ग म प ध नी सा, तो सा सेम हो गया ना। लिथियम और सोडियम एक जैसे हैं। गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां तत्व सेम होगा। सेम चीज कहां बोली? बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ में। इसको 1 मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला और 8वां सेम होगा साहब। बेरिलियम और मैग्नीशियम एक जैसा होगा कि नहीं? देखो साफ साफ दिख रहा है अपने को यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सी टेबल है, लेकिन देखो वही बात है ना, कमी कहां नहीं है मेरे दोस्त। मतलब ऐसा मेरी मम्मी कहती है कि कहावत है हमारी भाषा में, हमारी मातृभाषा में, कि अगर आप पूरे सोने के बनकर के भी खड़े हो जाओगे ना, तो भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो उसमें से खोट निकाल देंगे। समझ रहे हो? तो कमी तो मेरे दोस्त यहां भी है ना। अब कमी खैर इनका मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा फॉल्ट नहीं है। उस वक्त तक 56 तत्व थे, हमें आज तक कितने मिल चुके हैं? 94 98 114 तत्व टोटल मिल चुके हैं हमें। तो इनकी तो क्यों ही अपन पूरी गलती कहेंगे, लेकिन कमी तो थी। देखो तो कमी क्या थी, ध्यान देना। यह सिद्धांत कैल्शियम तक ही लागू होता था, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों के लिए यह सिद्धांत लागू नहीं होता था। कैसे लागू नहीं होता था वो समझना। क्या कह रहे हैं, न्यूलैंड ने यह कल्पना कर दी कि भाई साहब 56 ही तत्व होंगे इस दुनिया में और भविष्य में कोई तत्व नहीं मिलेगा। ये इनकी बड़ी गलती थी। ओवर कॉन्फिडेंस ये ले डूबता है बहुत लोगों को। ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है जीवन में। बातें करवा लो, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, 3 घंटे पढ़ लूंगा, 5 घंटे पढ़ लूंगा, 8 घंटे पढ़ लूंगा, एग्जाम वाले दिन रहने दो। तुम आज आधा घंटा नहीं बैठ पा रहे हो, 1 घंटा बैठ के ये 1 शॉट नहीं देख पा रहे हो, तुम क्या बातें कर रहे हो? ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस। बोले भाई साहब 56 57वां तत्व नहीं मिलेगा दुनिया में। बोले अरे थोड़ा सोच समझ के तो बोलो ना, पिछले 50 साल में भी तो मिले ना 33 तत्व के बाद 56 हुए ना। बोले नहीं साहब 56 ही रहेंगे दुनिया में। फिर उसके बाद में इन्होंने और क्या कहा कि आयरन को कोबाल्ट के और निकल से दूर, जबकि इनके गुणधर्म समान है। देखो यहां पर कहां दिखाता हूं मैं आपको, यहां पर पीछे देखो, ये यही बना के दी उन्होंने टेबल। तो यहां देखना, आयरन ये रहा लोहा। अब लोहे जैसा कोबाल्ट और निकल होता है, सबको पता है लोहा धातु है, कोबाल्ट धातु है, निकल धातु है। बोला भाई साहब इन तीनों को इतना दूर क्यों रखा है आपने? आयरन जैसे होते हैं ना कोबाल्ट और निकल, तो पास में होने चाहिए थे, आपने तो एकदम किनारे पे रख दिया। फिर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा करके देखो क्यों रखे इन्होंने। इनके दिमाग में रहा होगा कि जिंक जो है ना कैल्शियम की जैसा है, तो ये यहां आ जाए,
पोटेशियम के जैसा मान लो कॉपर है, इनको लगा होगा धातु है, तो वो यहीं आ जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों तत्वों को यहां फिट कर दिया ताकि आगे वाले बैलेंस रहें, आगे वाले का ना बिगड़े हिसाब किताब। लेकिन ये तो ये भूल ही गए कि भाई साहब आप कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन और क्लोरीन के नीचे रख रहे हो। क्या क्लोरीन, क्लोरीन तो अधातु है, गैस है भाई साहब, हाइड्रोजन गैस है, फ्लोरीन गैस है। तो गैस के साथ में आपने अधातु गैसों के साथ में धातुएं रख दी, ऐसे कैसे कर दिया आपने। फिर और कमी आप देख रहे होगे, दो दो तत्वों को एक साथ रखा है इन्होंने, यहां पे देखो की है गड़बड़। तो ऐसे कमियां फिर खूब रही इनके इसमें हमारे अष्टक के सिद्धांत में। देखो अगली कौन सी थी, हाइड्रोजन की स्थिति क्लोरीन व फ्लोरीन के साथ रासायनिक दृष्टि से न्याय संगत नहीं थी। फिर उन्होंने देखो क्या किया, असल में हाइड्रोजन के साथ में किस किस को रखा है, क्लोरीन और फ्लोरीन को। हाइड्रोजन के साथ में इसी के नीचे जो है हाइड्रोजन फ्लोरीन, और फिर इसके बाद में किसको रखा है, देखो फ्लोरीन को और क्लोरीन को, क्लोरीन को। तो ये कह रहे हैं हाइड्रोजन को इनके साथ क्यों रखा, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, देखना ध्यान से। वैज्ञानिक दूसरे पूछते हैं कि साहब इसका जवाब दो, आपने बनाई है ना ये चीज। जैसे मान लो कैमरा जिसने बनाया, तो मैं उनको पूछ लूंगा कि भाई साहब कैमरा आपने बनाया, बोला हाँ मैंने बनाया। तो भाई साहब ये कलर्स इसमें सही नहीं दिखते, क्यों नहीं दिखते बताओ। वही चीज है यहाँ पे। तो देखो हाइड्रोजन असल में क्या है, सोडियम की तरह भी व्यवहार करता है। जैसे सोडियम क्या बनाता है, NaCl बनाता है, वैसे ही आप देखोगे हाइड्रोजन क्या बनाता है, HCl बनाता है। तो ये एक जैसे हो गए ना, सोडियम और जो हाइड्रोजन है ये दोनों एक जैसे हो गए। समझ में आई आपको ये वाली बात। तो यहां पर देखो इसके आगे फ्लोरीन क्लोरीन को अगर हम देखें तो फ्लोरीन क्लोरीन एक साथ हैं, फ्लोरीन F2 बनाता है, वैसे क्लोरीन जो है ना वो Cl2 बनाता है। तो ये फिर इनके जैसा भी हो गया। अब ये अपनी जगह गलत नहीं होंगे, इन्होंने कहा यार ये है ना H2 भी बनता है, Cl2 F2 भी बनती है, तो सेम होगा ना, गुणधर्म सेम होगा। लेकिन फिर दूसरे साइंटिस्ट लोगों की भी बात गलत थोड़ी है कि वो तो सोडियम के जैसा भी है, फिर उसको आपने यहां पर क्यों रखा है। तो ऐसे मतलब गड़बड़ थी, देखो है ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, गड़बड़ थी। मैं तो खैर क्यों ही झूठ बोलूंगा, मेरे को क्या मिल रहा है झूठ मिलने से। बढ़ रहे हैं आगे। नोबल गैसों की खोज के बाद अष्टक के सिद्धांत की धज्जियां उड़ गई, बोले अप्रासंगिक हो गया, मतलब बोले सत्यानाश हो गई इनके नियम की। यहां देखो ध्यान से देखो, मैं आपको बताता हूं क्यों। ये तो सबसे बड़ी कमी है, एक तो सबसे बड़ी कमी है, बोले 56 के बाद 57 तत्व नहीं होगा। दूसरी है कि उस वक्त तक सारे तत्व मिले नहीं थे, फिर जैसे जैसे मिलने लगे बाद में तो इनका तो गड़बड़ी हो गई सारी की सारी। अब जैसे आप यहां पर देखो, हमें याद होंगे 20-30 तक तत्वों की संख्या। जैसे हाइड्रोजन के बाद कौन आता है, हीलियम आता है, फिर कौन आता है, लिथियम आता है, फिर बेरिलियम आता है, फिर बोरोन आता है, फिर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, फिर नियोन आता है। अब ध्यान दो यहाँ पे फ्लोरीन और क्या है हमारे पास में, हीलियम, और कौन है हमारे पास में यहाँ पे, नियोन। फ्लोरीन को छोड़ो, नियोन पर ध्यान दो। हाइड्रोजन के बाद क्या आ रहा है, हीलियम। भाई साहब हीलियम तो मिली नहीं थी ना उस वक्त तक, क्यों, क्योंकि ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का मतलब क्या होता है, क्रिया ही नहीं करती, अभी क्रिया नहीं करती, कहती मैं नहीं कर रही कुछ, जाओ तुम, बैठी रहती है साइड में। तो मिली नहीं थी क्योंकि अक्रिय है ना, अक्रियशील है, तो ये पड़ी रहती थी। नोबल गैसेस बोलते हैं हम इनको। ये वैज्ञानिकों को बहुत बाद में जाकर के मिली थी। तो हीलियम थी नहीं। फिर उसी के बाद देखें अगर अपन ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन के बाद यहां पर एक और कौन सी गैस होगी, तो बोले यहां पर भाई साहब नियोन आनी चाहिए। तो अब मान लो एक बार के लिए यहां पे अगर मैं हीलियम को रख दूं तो लिथियम आगे खसक जाएगा। अब लिथियम सोडियम के जैसा नहीं रहेगा, अब वो मैग्नीशियम के जैसा हो जाएगा। यहां पे नियोन को रखें तो वो आगे खसक जाएगा, नीचे वाले बिगड़ जाएंगे। और मान लो और भी ऐसे हैं हमारे पास में, जिनॉन है, रेडॉन है, तो इनको भी जब रखने की बात करें तो भाई साहब आपकी सारणी में जगह ही नहीं है उनके लिए, पूरी सारणी बिगड़ जाएगी। जैसे ही थोड़ी सी हम लोग अक्रियाशील जो नोबल गैसें हैं उनको रखेंगे आपकी सारणी, तो अप्रासंगिक हो जाएगा, आपका नियम ही बेकार हो जाएगा, अष्टक का नियम गलत साबित हो जाएगा। ये समस्या रही। फिर आप देखोगे उसके बाद में एक पॉइंट हमने यहाँ पर और लिखा है कि उन्होंने समंजन के लिए क्या किया, कभी कभी दो तत्वों को एक साथ भी रख दिया अपनी ही सारणी में, है ना, और कुछ एक समान असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया। जो तत्व आपस में भी एक जैसे नहीं है उनको भी साथ में रख दिया। जैसे कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया और इनको फ्लोरीन क्लोरीन के साथ में रख दिया। बोले भाई साहब क्या कर रहे हो आप। फिर उसके बाद ब्रोमीन के स्तंभ में रखा, जबकि इनके गुणधर्म फ्लोरीन क्लोरीन व ब्रोमीन से अलग हैं। कोबाल्ट निकल को गलत जगह रखा, फिर उनको दो को एक डब्बे में और रखा। तो ये कमियां रही इनके किसमें, जो इन्होंने आवर्त सारणी बनाई उसमें। खैर कमी के बाद आते हैं हमारे पिक्चर के असली हीरो, जिनका नाम है मेंडलीव। इनका नाम पूरा है डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव।
बड़ा ही खतरनाक नाम है, ये रशिया के हुए हैं और इनकी जीवनी या जीवन के बारे में कुछ छोटा सा भी अगर आपको पढ़ने को मिले तो जरूर पढ़ना, नहीं तो एटलीस्ट अपना डिटेल्ड वाला वीडियो देख लेना, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से बताया। बहुत संघर्ष किया इन्होंने अपने जीवन में और बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। तो इनकी जो पीरियोडिक टेबल इन्होंने बनाई आवर्त सारणी, वो ना माइलस्टोन नहीं होता क्या है इतिहास में, मतलब झंडा गाड़ दिया इन्होंने इतिहास में अकेले बंदे ने। तो देखो क्या थी रिसर्च इनकी। मेंडलीव के सिद्धांत के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। यहां 3 स्टार बना रहा हूं मैं, 3 स्टार मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 3 स्टार। ये एज इट इज याद कर लेना सिद्धांत, यहां अपनी खोपड़ी मत घुसाना, भूल जाओगे फिर गड़बड़ करके आ जाओगे। ये लाइन दिख रही है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं, क्या मतलब है इसका? ये कह रहे हैं देखो, तत्वों को जमाना तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में ही है, आरोही क्रम में ही है, जैसे कि डॉबराइनर ने भी यही किया, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में जमा दिया। फिर आप देखोगे उसके बाद में अष्टक का सिद्धांत न्यूलैंड ने दिया, उन्होंने भी यही किया। फिर आप देखोगे तीसरे हमारे पास में है कौन, मेंडलीव, इन्होंने भी यही किया। लेकिन तीनों में अलग अलग फर्क है। क्या फर्क है? डॉबराइनर ने बोला 3-3 का ग्रुप बना रहे हैं, उसमें ना आखिरी 2 का औसत जो है द्रव्यमान का वो बीच वाले के द्रव्यमान के बराबर होगा लगभग। फिर न्यूलैंड साहब वो बोल रहे हैं सारे गम पदनी सा हर 8वां सेम होगा। इन्होंने कहा यार वेट, आप कौन हो डिसाइड करने वाले कि 8वां समान है कि 9वां समान है? ये बोल रहे हैं आप जमाते जाओ बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। अब आपको लगे कि ये वाला तत्व वापस से इस वाले तत्व के जैसा गुण दिखा रहा है तो उसके नीचे रख दो। अगला तत्व आपको लग रहा है इसके नीचे जम रहा है तो यहां जमा दो। अगला लग रहा है नहीं यहां नहीं जम रहा, यहां जम रहा है तो यहां रखो। आप टेंशन मत लो, आप बस जमाओ। कोई 7 फिक्स नहीं है, कोई 8 फिक्स नहीं है, कोई 3 का जोड़ा नहीं है, आप जमाओ। अपने आप गुणधर्म जैसे ही सेम होंगे अपने आप उसको जमाते जाना सही सही जगह पे। ये है इस नियम का मतलब। तो देखो क्या लिखा आगे कि इनकी जो आवर्त सारणी बनी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि इनकी आवर्त सारणी में कितने स्तंभ थे और कितनी पंक्तियां थी, ये पूछा जाता है। तो 8 ऊर्ध्व स्तंभ थे, ऐसे 8 कॉलम्स थे जिनको हम समूह या ग्रुप बोलते हैं इंग्लिश में। फिर हम कह रहे हैं 7 क्षैतिज पंक्तियां थी जिनको हम लोग पीरियड बोलते हैं या आवर्त हिंदी में इनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हम तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र को 2 तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। मतलब क्या इन्होंने माना कि भाई जो तत्व है ना एक साथ किसको रखेंगे, जो हाइड्रोजन के साथ सेम सूत्र बना रहा है उसको एक ग्रुप में रख देंगे, जो ऑक्सीजन के साथ सेम सूत्र बना रहा है उसको हम लोग एक ही पूरे के पूरे समूह में रख देंगे। समझ में आई आपको ये वाली बात? अगर नहीं भी समझ में आई तो डू नॉट वरी, अभी मैं आपको आगे अगले पेज पर ही जाकर के वो दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या कह रहे हैं, ये पंक्तियां गिनना चाहो तो गिन लो। ये देखो यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ऐसे गिन लो 1 2 3 4 5 6, और 7वीं जो है हमारे पास में एक और होती है, वो इसमें नहीं दिखा रखी लेकिन मैंने एक और आगे बना रखी है वो सारणी, वो मैं आगे उसमें आपको दिखा दूंगा कि 7वीं इसमें पंक्ति कौन सी है। ठीक है, अभी यहां देखो आप, यहां पे इन्होंने कहा कि जैसे R2O, बोले R कोई सा भी तत्व है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, O मतलब ऑक्सीजन के साथ में। तो जैसे हाइड्रोजन को लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में कैसा सूत्र बनाता है, H2O, तो वो R2O के जैसा हो गया? बोले हाँ सर हो गया, तो हाइड्रोजन को यहां रखेंगे। बोले लिथियम ऑक्सीजन के साथ में कैसा सूत्र बनाता है, तो बोले सर Li2O बनाता है। बोले हाँ साहब यहां रख दो इसके नीचे। बोले और देखो आप सोडियम को देखो तो Na2O बनता है। बोले हाँ सर बनता है, तो Na2O Na को यहां रख दिया। ऐसे यहां देखोगे RH है तो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ सूत्र H2 भी बनता है, तो वो यहां लिखा है इन्होंने। फिर ऐसे ही दूसरे आवर्तों में देखोगे, जैसे आप यहां पर देखोगे CO2 बनता है तो यहां RO2 लिखा है, तो यहां पे C है, ऑक्सीजन से कैसे जुड़ता है, CO2 बनाता है, तो C को यहां रखेंगे। ऐसा ही ऑक्सीजन के साथ कैसे जुड़ता है, ऐसा ही O2 बनाता है, तो उसको यहां रख दिया। तो ये इन्होंने आधार क्या रखा सारणी को बनाने का, हाइड्राइड और ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन के साथ सूत्र कैसा बन रहा है और हाइड्रोजन के साथ में उस तत्व का सूत्र कैसा बन रहा है। फिर इन्होंने किया तो देखो सिंपल, यहां हाइड्रोजन को रखा, फिर देखा कोई नहीं, अगला कौन सा था, लिथियम था। बोले लिथियम का जो प्रॉपर्टी है, जो गुणधर्म है, वो किसके समान है, हाइड्रोजन के समान है। बोले यहां रख दो। बेरिलियम रखा, इन सबको जमाया। फ्लोरीन के बाद में बोला सोडियम है, तो सोडियम किसके जैसा है, इसके जैसा है। बोले यहां रख दो। मैग्नीशियम इसके जैसा है, यहां रख दो। एल्यूमिनियम इसके जैसा है, यहां रख दो।
सिलिकॉन इसके जैसा है, यहां रख दो, फास्फोरस इसके जैसा है, यहां रख दो। ऐसे ही करके 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 करते गए और जमाते गए जमाते गए जमाते गए, दिमाग नहीं लगाया इन्होंने। अब देखो इन डेप्थ तो नीचे देखोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज, लेकिन अभी उसको छोड़ो, जितना हमें सिलेबस में दिया है हम उतना समझते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इनकी हमें पढ़ाई जाती हैं आवर्त सारणी की उपलब्धियां। भाई क्या खास बात थी, बंदे में कितना दम था वो बताओ आप। तो बोले सर बहुत इजी है। पहला पॉइंट, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए। इन्होंने क्या किया, कुछ कुछ खाली जगहें छोड़ दी ताकि वह तत्वों को उनके सही समूह में रख सके। उदाहरण के लिए यहां देखो आप, टाइटेनियम को समूह 3 में एक स्थान खाली छोड़ते हुए समूह 4 में रख दिया। ऐसे इन्होंने और क्या किया, आर्सेनिक को 2 खाली जगह छोड़ करके आगे रख दिया। मैं बताता हूं क्या किया इन्होंने। देखो ये यहां पर आप देख पा रहे होगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये दूसरी मैं आपके लिए लाया हूं टेबल। इसमें 7 ऐसे पंक्तियां दिखा रखी हैं जिनको आवर्त बोलते हैं अपन, और 8 ऐसे ग्रुप दिखा रखे हैं। तो अभी यहां समझना, इन्होंने क्या बोला कि ना इन्हों की सबसे बड़ी जो एक उपलब्धि थी, इन्होंने खाली जगह छोड़ दी। जैसे मान लो कैल्शियम तक तो जमा दिया सब कुछ। फिर उन्होंने बोला कि जो अगला तत्व है वो कौन सा है, पता जो चला है वो टाइटेनियम है। तो टाइटेनियम के गुणधर्म कार्बन और इसके जैसे हैं हमारे पास में, सिलिकॉन के जैसे। तो बोले टाइटेनियम को यहां रखना चाहिए, लेकिन दूसरे लोग क्या कर रहे थे कि जबरदस्ती उसको यहां रख रहे थे, खाली जगह नहीं छोड़ रहे थे। इन्होंने कहा खाली छोड़ो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है। और वैसे ही देखा कि आर्सेनिक है, तो आर्सेनिक को 2 डब्बे खाली छोड़ करके यहां रखा, बोले इनके जैसा है क्योंकि ये, तो इसलिए यहां रखा। अब बात यही नहीं रुकती, ये एक कदम और आगे चले गए। खाली तो छोटी छोटी जगह, इन्होंने कहा व्हाट आई थिंक इज एक्चुअली, भविष्य में तुम लोगों को इस जगह पे कोई दूसरा तत्व मिलेगा, वो मैं बता देता हूं उस तत्व की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, गुणधर्म कैसे होंगे, और इन दोनों खाली डब्बों में भी आपको ऐसे 2 और तत्व मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूं उनकी प्रॉपर्टी कैसे होगी। अभी तक नहीं मिले हैं वो। और अब भाई साहब सबका इन्होंने तो दिमाग ही घुमा दिया। और इनके वक्त पर शायद कितने 63 60 से कुछ ऊपर तत्व ज्ञात हो गए थे, है ना। न्यूलैंड के समय 56, फिर इनके समय थोड़े और हो गए थे, फिर बाकी और बाद में मिले थे। तो ये इनकी बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो ये देखो क्या लिख रहे हैं अपन यहाँ पर, आर्सेनिक को समूह 4 में रखा, पास के 2 स्थान खाली छोड़ते हुए बाद में ये दोनों स्थान स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम से भर गए। आप देखोगे यहां पर हमारे पास में स्कैंडियम आ गया Sc, और यहां पर गैलियम आ गया, और यहां पर जर्मेनियम आ गया। वो आगे भरी भी दिखा देंगे आपको ये वाली टेबल अपन। तो इन्होंने ये तो क्या ही किया, तो देखो भविष्यवाणी भी की कि कुछ तत्वों के भविष्य में मिलने की भविष्यवाणी की, जो कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में छोड़े गए रिक्त स्थानों को भरेंगे। उन तत्वों का नामकरण मेंडलीफ ने एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन किया। भाई इन्होंने बोला कि ना नाम रखें, तो नाम रख दिया उस तत्व का। जैसे यहां समझना आप लोग, जैसे यहां पर जो तत्व मिलने वाला है इस जगह पे भविष्य में, ये पीला कलर कर रहा हूं, शायद हो सकता है आपको दिखेगा नहीं, कैमरा में दिखता नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं डार्क ले लेते हैं। ये इधर देखो, तो ये खाली जोड़ना ना, तो इन्होंने बोला यहां जो तत्व मिलेगा ना, मैं उसका नाम एका एल्यूमिनियम या एका बोरोन रख देता हूं। भाई बोरोन के बाद एक डब्बा खाली छोड़ने पर जो तत्व मिल रहा है ना, उसे एका बोरोन बोला। क्या बोला, एका बोरोन। तो एक डब्बा खाली छोड़ने के बाद एका बोरोन। यहां जो तत्व मिलेगा उसको उन्होंने बोला एका एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम के बाद एक डब्बा छोड़ने पर जो तत्व मिल रहा है उसको इन्होंने नाम दे दिया एका एल्यूमिनियम। और बाद में वो तत्व मिले, है ना। देखो यहां पर लिख करके भी बताया है अपन ने, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन इन्होंने नाम रखा। तो यहाँ एका शब्द इन्होंने संस्कृत से लिया था, इसलिए तो ये फिर मेरे और फेवरेट हो गए। इतने होशियार आदमी, रशिया में रह रहे हैं, मतलब रशिया के हैं, फिर इतनी कहाँ कहाँ से मेहनतें करके पढ़ाई की है, फिर संस्कृत भी जानते हैं। मैं कहा भाई साहब गजब आदमी है। तो इन्होंने एका एका रखा। तो देखो एका एल्यूमिनियम गैलियम के जैसा है। आप देखोगे ना बाद में गैलियम मिला तो उसका द्रव्यमान लगभग उतना ही था जितना इन्होंने बोला था मेंडलीव ने भविष्य में मिलेगा। फिर इसका सूत्र ऑक्सीजन के साथ वैसा ही बन रहा है, और इसका सूत्र जो है क्लोरीन के साथ में वैसा ही बन रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो इस बात को यहाँ पर। तो एक इससे हमें यह ज्ञात होता है कि नया मिलने वाला तत्व उस समय में पिछले तत्व से कितने स्थान नीचे होगा। समझ में आई आपको ये वाली बात? बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने बताया। फिर उसके बाद ये देख लो, पूरी भरी हुई टेबल है, स्कैंडियम एरा, गैलियम एरा और जर्मेनियम एरा। और ऐसे ही इन्होंने और भी तत्वों के साथ में किया था, और भी तत्व इन्होंने छोड़ दिए थे जिनके बारे में बाद में हमें पता चला था। बढ़िया इंसान थे। फिर उसके बाद अगली देखोगे, उत्कृष्ट गैसों के बाद में खोजे जाने पर भी उनसे इनके ना पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब नहीं हुई। भाई क्या हुआ, उत्कृष्ट गैसें बाद में मिली, हीलियम बाद में मिली, नियॉन बाद में मिली, आर्गन मिली, क्रिप्टॉन मिली, जिनॉन मिली, रेडॉन मिली। तो अलग से एक जीरो समूह बनाया
और वो सारी उसमें आ गई बिना किसी झंझट के। बोले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फ्लोरीन, नियॉन उसी के नीचे आ गई, फिर आया है क्लोरीन के बाद आर्गन उसी के नीचे आ गई, मतलब वो सब वहीं आ गई। उसकी जो पीरियोडिक टेबल है हमारे पास मेंडलीव की, उसको छेड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। ठीक है, क्या गजब का काम किया ये भी इन्होंने। और जो नया समूह बनाया था हमने, कौन सी गैसों के लिए? आदर्श गैसों के लिए, नोबल गैसेस के लिए, तो वो समूह का नाम हमने दिया था जीरो समूह, वो अलग से बाद में हमने बना दिया था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं भी हैं भाई साहब, तो कुछ कमियां भी हैं अपने हीरो में भी, तो टेंशन मत लो आप, ये भी अपन समझ लेते हैं, लेकिन कमियां मुझे लगता है कि इनकी काफी छोटी ही हैं। तो देखो, पहली जो सीमा है मेंडलीव की आवर्त सारणी की, वो क्या है कि भाई साहब हाइड्रोजन जो है ना, वो कहने को तो सोडियम के जैसा भी है। जैसे सोडियम NaCl बनाता है, हाइड्रोजन HCl बनाता है। जो सोडियम है Na2O बनाता है और हाइड्रोजन H2O बनाता है, और वैसे ही सोडियम Na2S बनाता है, हाइड्रोजन H2S बनाता है, सेम सेम चल रहा है। और सोडियम जो है ना, दरअसल ये एक क्षार धातु है। क्या बोलते हैं इसको? क्षार धातु है, अभी याद रखो। तो कहा कि भाई हाइड्रोजन जो है वो क्षार धातुओं जैसा व्यवहार कर रहा है। बोले हाँ सही बात है सर, लेकिन फिर सवाल ये पैदा हुआ कि भाई हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन जैसा भी व्यवहार कर रहा है और द्विपरमाणविक अणु बना रहा है। कहने का क्या मतलब है? हेलोजन्स कौन से हैं हमारे पास में? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो ये सारे जो तत्व हैं ये कौन से हैं हमारे पास में? इनको हम लोग बोलते हैं हेलोजन्स। क्या बोलते हैं? बोलो, हेलोजन्स। तो हाइड्रोजन इनकी तरह भी क्या करता है, जैसे ये है ना द्विपरमाणविक अणु बनाते हैं, Cl2 बनाते हैं, Br2 बनाते हैं, या I2 बनता है, वैसे ही F2 बनता है, और वैसे ही हमारा जो हाइड्रोजन है वो H2 बनाता है। तो सवाल ये अटक गया आकर के कि भाई हाइड्रोजन है तो अधातु, ये हमको पता है, आपको भी पता है बहुत अच्छे से, लेकिन फिर हाइड्रोजन को आप सोडियम के यहाँ पे साथ में क्यों रख रहे हो? क्षार धातु के साथ में, इनके साथ में, इन अधातुओं के साथ क्यों नहीं रख रहे जो कि इसी की तरह द्विपरमाणविक अणु बनाती हैं? आपको देखना है तो देखो एक बार, यही है हमारे पास में मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो मेंडलीव ने जो बनाया है, देखो हाइड्रोजन को यहाँ रखा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, और जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन यहां पर है, इधर देखो आप। तो बोले साहब यहां रखो ना, उधर क्यों रख रहे हो? तो ये एक झगड़े वाली बात रही मेंडलीव की आवर्त सारणी के साथ में। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखते हैं समस्थानिकों की स्थिति, कि भैया समस्थानिक क्या होते हैं, पहले वो समझना पड़ेगा। समस्थान, बोले जो एक ही स्थान पर आएंगे वो समस्थानिक है। तो समस्थानिक क्या होते हैं? वो तत्व हमारे पास में जिनकी परमाणु संख्या सेम होती है। जैसे क्लोरीन 35 का परमाणु संख्या भी 17 है और क्लोरीन 37 की परमाणु संख्या भी 17 है। दोनों में फर्क क्या है? इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग है और इसमें 37 में न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। भाई न्यूट्रॉन की संख्या अलग होने के कारण परमाणु का द्रव्यमान अलग हो गया। तो समस्थानिक तत्व वो तत्व हैं जिनकी परमाणु संख्या तो सेम है लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान कुछ और हो जाता है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी हमने किस बात पर बना करके रखी? परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से रखा है एक एक चीज को। तो क्लोरीन को हम एक ही जगह देंगे ना, क्लोरीन 35 को और क्लोरीन 37 को, 37 को अलग अलग जगह नहीं दे सकते। फिर ऐसा ही हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक हैं। आप देखोगे हाइड्रोजन है, ड्यूटीरियम है, ट्राइटियम है, ये तीनों है। अब इन तीनों को अगर अलग जगह दे दो तो झगड़ा हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल इधर से उधर हो जाएगी। भाई सब कहाँ रखोगे बताओ? आप खुद ही देख लो ना। ये है, मान लो अपने पास में पीरियोडिक टेबल। अभी यहाँ पर क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो क्लोरीन 35.5 है, मान लो 37 को जगह देनी, अगर मान लो यहाँ दे दी तो वो तो इसके साथ आ जाएगी, उसके तो यहाँ पे गुण ही मैच नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कर सकते। सेम हाइड्रोजन के साथ में कहां रखोगे ड्यूटीरियम को और ट्राइटियम को? भाई आप जगह तत्वों को आवर्त सारणी में किस हिसाब से दे रहे हो? आप दे रहे हो परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से। तो परमाणु द्रव्यमान तो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का अलग है, फिर दोनों को जगह नहीं दे पाए। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या समस्थानिकों को भी जगह नहीं मिल पाई? एक कारण यह भी संभव है कि मेंडलीव के समय पर समस्थानिकों के बारे में भी कुछ ज्यादा पता ना रहा हो। तो मेंडलीव ने भी जो है इतना उन्होंने उस वक्त दिमाग लगाया नहीं, बाद में 50 साल बाद जो वैज्ञानिक आए उन्होंने कहा ये भी तो है, ये भी तो कमी हो गई। तो बोले हाँ ठीक है जो है। तो ये एक उदाहरण है हमारे पास में। फिर उसके बाद आप देखोगे अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी मेंडलीव ने क्या किया, कम द्रव्यमान वाले से पहले रख दिया। भाई उन्होंने नियम क्या बोला कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में जमाने पर तत्वों के जो गुणधर्म है वो उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं, ये उन्होंने नियम दिया। जमा रहे बढ़ते हुए द्रव्यमान में कहीं कहीं उन्होंने क्या किया कि ज्यादा द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले रख दिया और कम वाले को बाद में रख दिया। क्यों? भाई मेन उद्देश्य क्या है कि जो समूह बन रहे हैं ना तत्वों के,
उनके गुणधर्म सेम होने चाहिए। मेन उद्देश्य मेंडलीव का ये था। तो मेंडलीव ने देखा कहीं पर क्या हो रहा था कि ज्यादा परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व का जो गुणधर्म है वो पीछे वाले समूह से मिल रहा था, कम वाले का बाद वाले से मिल रहा था। तो उन्होंने फिर उन दोनों को आगे पीछे कर दिया, भाई प्रायोरिटी को लेकर के चले। लेकिन वही हुआ ना कि यार अपने नियम को ही उन्होंने वो अपवाद बना करके चल गए आगे। ठीक है, तो ये देखोगे जैसे कोबाल्ट और निकल के साथ किया, वेनेडियम और क्रोमियम के साथ ऐसा ही किया। मैं यहाँ पर दिखाता हूं आपको, ये रहा वेनेडियम और ये रहा क्रोमियम। अभी वेनेडियम का जो द्रव्यमान है वो है हमारे पास में 50.9। एक छोटी सी गड़बड़ है मेरे दोस्त, यहाँ ध्यान देना सब जने, ये क्रोमियम का जो द्रव्यमान है ना, यहाँ गलत लिखा हुआ है। क्रोमियम का द्रव्यमान होता है 50.2, ना कि 52। 52 होता तो वो सही था फिर तो। अब यहाँ पीछे देखो, यहाँ लिखा है अपन ने, यहाँ लिख रखा है अपन ने कि यहाँ पे देखो वेनेडियम का है 50.9 और क्रोमियम का है 50.2। तो 50.9 और 50.2, तो 50.2 को बाद में रखा है और 50.9 को उन्होंने पहले रख दिया, गड़बड़ कर दी। फिर सेम यहाँ पर देखोगे कोबाल्ट और निकल के साथ में किया है। कोबाल्ट का द्रव्यमान है 58.9 मतलब 58.9 और निकल का है 58.7। 58.7 वाले को बाद में रखा है और 58.9 वाले को पहले रखा है। क्यों? ताकि इनके गुणधर्म नीचे वाले तत्वों से मिल सके। सही बात है, क्लियर है, सिंपल है। अब ये हमने देखी सीमाएं मेंडलीव की आवर्त सारणी की, मेरी फेवरेट आवर्त सारणी, धमाकेदार आग लगा दी इन्होंने। तो इनके लिए तो नोबेल प्राइज देने तक इनको बात हो गई कि साहब दो इनको 1905वें सन में, लेकिन मिला नहीं था, वो बात और है। लेकिन गजब के आदमी थे। ठीक है, मतलब इनको आप देख लो ना, ज्यादा पुरानी बात ही नहीं है। आज अगर 2021 चल रहा है तो आज से 121 साल पुरानी बात है, हद से हद। तो यहां देखो, चलो आधुनिक आवर्त सारणी की अब अपन बात कर रहे हैं, जो फाइनल आवर्त सारणी है, जो अपने को समझनी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये किसने बनाई है भाई साहब? हेनरी मोजले नाम के एक वैज्ञानिक थे। ये रहे इनकी फोटो, छोटी उम्र के ही थे। ये एक इनके बारे में खास बात है। और आप देखो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1913 की बात है। ठीक है, बड़े गजब के आदमी थे, देशभक्त आदमी थे। ये अपने देश के लिए सेना में लड़ने गए थे प्रथम विश्व युद्ध में, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। स्टोरी मैंने पूरी अपने डिटेल वाले वीडियो में बताई है, वहां ध्यान रखना। जैसे इनकी जो पीरियोडिक टेबल अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसे ही एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताता हूं कि अपने ना लाइव बैचेस भी चल रहे हैं 10th क्लास के। अब भी अगर आपको लगता है कि भैया मेरे को तो 100 में से 100 लाने हैं, विज्ञान में, गणित में, सामाजिक में, हिंदी में, अंग्रेजी में, हिंदी अंग्रेजी में देखो 100 में से 100 लाना बहुत मुश्किल है, लिटरेचर सब्जेक्ट्स में बहुत कटते नंबर, लेकिन हाँ विज्ञान में, गणित में तो ला ही सकते हैं। तो आप बिल्कुल से हमारे लाइव बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशल डिस्काउंट प्राइस पे चल रहे हैं। ये नीचे नंबर दे रखा है हमारा, फोन कर लो, पूछ लो कैसे करना है साहब, सब बता देंगे आपको, टेंशन ही नहीं। वही वहां पे क्या रूबरू बात हो जाएगी, तो सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे, जो है फिर पूछ सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ देखो कह रहे हैं सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि इन्होंने एक चीज बताई। देखो क्या बोला, बोले मेंडलीव ने सब सही किया है, कुछ ज्यादा खास कमी नहीं है उनके में, उनकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें। बोले बस एक चीज चेंज कर दो, उन्होंने हर जगह परमाणु द्रव्यमान लिया है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा है। बोले ये हटाओ, आप है ना परमाणु संख्या ले लो, प्रोटॉन कितने हैं किसी तत्व में, उसके हिसाब से बनाओ आवर्त सारणी, मजा ही आ जाएगा साहब, खुश हो जाओगे। बस यही इन्होंने बोला। तो इनका जो नियम है ना वो मेंडलीव के का ही नियम है। बस इन्होंने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान शब्द हटा करके परमाणु क्रमांक कर दिया। तो देखो क्या लिखा है इन्होंने, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। ध्यान दो वापस, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। सब कुछ वही कि बोले बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में रखते जाओ, अपने आप जो तत्व सेम है उसको उसके नीचे आगे 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 जमाते जाओ, पीरियोडिक टेबल मिल जाएगी साहब। देखो आगे देखें तो क्या है, इनकी खास बातें देख लेते हैं, हमसे पूछ सकता है एग्जाम में विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषता भाई साहब 18 स्तंभ है, 18 ऐसे खड़े 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 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिनको समूह या ग्रुप अपन बोलते हैं। 7 पंक्तियां हैं, पंक्तियां तो इनके और मेंडलीव के सेम ही थी, लेकिन ऊर्ध्व स्तंभ में फर्क है। मेंडलीव ने 8 ही बनाए थे और यहां पर आप देखोगे तो 18 है। उसका एक कारण और भी है, क्योंकि मेंडलीव के समय तक आप देखोगे 63 के लगभग तत्व ज्ञात थे, फिर इनके समय पे 90 से ऊपर तत्व के बारे में शायद पता चल चुका था, तो इन्होंने फिर ज्यादा स्तंभ बनाए। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं हम लोग किसी भी विशिष्ट समूह के तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ये बहुत मस्त चीज है, अभी अपन आगे मैं आपको दिखाई दूंगा। जैसे यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल है, तो कोई सा भी समूह ले लो, ये वाला समूह ले लो या ये वाला ले लो, या कोई सा भी एक फिक्स समूह ले लो। जैसे मान लो ये पहला वाला जो समूह है ना, इनके सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। क्या मतलब होता है इसका, संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या बला है, शॉर्ट में बताता हूं मैं आपको। संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है संयोग करने की क्षमता वाला इलेक्ट्रॉन, या जो संयोग करेगा या जो रासायनिक आबंध बनाएगा वो इलेक्ट्रॉन।
या यूं सोच लो खाली वेला पड़ा है इलेक्ट्रॉन जो चला जाएगा या जो किसी से जाके जुड़ जाएगा वो। तो ये जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है ये इन सब का बराबर है, और पहले जो ग्रुप है, पहला जो हमारे पास समूह है, इन सब की जो संयोजकता है वो होती है 1 1 1 1 1 1 1 1। सेकंड वाले की अपन देखते हैं तो सबकी 2 2 2 2 2 2 होती है। बीच वाले तत्व मैं नहीं ले रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहां पर देखोगे तो इन सब की संयोजकता समान है, कार्बन वाले समूह की 4 4 4 4 होती है। ऑक्सीजन वाले को देखोगे तो 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन लेने का इनका प्रवृत्ति रहती है। इसको देखोगे फ्लोरीन क्लोरीन को तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेने की इनकी सबकी प्रवृत्ति रहती है। तो भाई फिक्स हो गया सबका, भाई संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी संख्या हर एक स्पेसिफिक, हर एक विशिष्ट समूह की में सभी तत्वों की सेम होती है। जैसे यहाँ पे लिखा भी देखो अपने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एक ही समूह के सदस्य हैं और इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7 है। मतलब 7 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन मांग के लाते हैं। इसके लिए बच्चों वाला लेक्चर अपन ने एक ले रखा है कि भाई साहब 2n स्क्वायर नील्स बोर ने लिया था, कक्षा 9 का टॉपिक है। आप बोलोगे सर हमने तो कक्षा 9 में पढ़ा ही नहीं था, आप क्या करें? टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो दे दिया जाएगा, उसमें 2-3 वीडियोस हैं कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाएं, एक ये वीडियो है। दूसरा वीडियो है कि जो हमारी पूरी आवर्त सारणी है उसको याद कैसे कर सकते हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, याद कर सकते हो वहां से। और इस चैप्टर के डिटेल्ड वीडियो को देखोगे तो आपको ये छोटे छोटे टॉपिक्स भी समझ में आ जाएंगे। अभी मैं आपको केवल वो बातें बता रहा हूँ जो एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे समूह में, अगर किसी भी समूह में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। कोश कौन से होते हैं? हर एक परमाणु में सब कोश होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई परमाणु है तो उसका ये मान लीजिए पहला कोश है जिसको हम K से लिखते हैं, ये दूसरा कोश है जिसको हम लोग L से लिखते हैं, तीसरा कोश है जिसको हम लोग M से लिखते हैं। तो KLMNOP QRSTUV WXYZ ABCD EFGH चलता रहेगा। बोले भाई साहब कितने कोश होते हैं एक परमाणु में? बोले अनंत होते हैं सर। अनंत हमें नहीं जाना अनंत तक, लेकिन बोले हाँ बहुत होते हैं, छोड़ो खत्म करो, हम तो KLMN से ज्यादा बढ़ते ही नहीं आगे। तो कह रहे हैं कि संख्या बढ़ती जाती है। भाई किसी भी समूह में आप ऊपर से नीचे आओगे ना, जैसे हाइड्रोजन है ऊपर तो हाइड्रोजन में एक ही कोश है K। फिर इसके नीचे आओगे लिथियम है तो लिथियम में आप देखोगे 2 कोश है ना, K भी है L भी है। फिर सोडियम में अगर आप आओगे तो आप देखोगे 3 कोश हैं, K भी है L भी है और फिर देखोगे आप M भी है। तो इस तरह से नीचे नीचे जाते जाओगे तो बढ़ते जाएंगे। फिर आगे कह रहे हैं हम लोग इसी तरह से कि किसी आवर्त में अगर बाईं से दाईं जा रहे हैं, देखो शब्द हमें समझ में आने चाहिए। समूह क्या है? ऊपर से नीचे वाला। आवर्त क्या है? बाएं से दाएं ऐसे लाइन अगर देखेंगे तो वो हमारे पास में आवर्त है। तो किसी भी आवर्त में जब हम बाएं से दाईं तरफ जाते हैं ना तो क्या होता है, कोश का नंबर तो सेम रहता है लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। एक एक इलेक्ट्रॉन की संख्या में इकाई वृद्धि हो जाती है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। अच्छा मैं कैसे दिखाऊं ये वाली चीज आपको? यहाँ ऊपर बना लेते हैं, अपन एक काम करते हैं। जैसे ना मैं ये वाली लाइन बना लेता हूँ, जैसे कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, ऐसे 4 बना लेते हैं, पर ज़्यादा नहीं। तो कार्बन का देखते हैं 6 नंबर पे आता है ये, तो एक कोश है इसमें और ये दूसरा कोश है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। 6 नंबर पे आता है कार्बन, ठीक है। तो ये है। फिर हमारे पास में नाइट्रोजन है, तो इसका अगर आप देखोगे तो अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, कोश उतना का उतना ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास में बाहर वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। यहाँ पर बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। यहाँ पर बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। कार्बन से जैसे ही नाइट्रोजन पे गए 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, क्योंकि एक ही आवर्त में चल रहे हैं ना, बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं। फिर यहाँ देखोगे ऑक्सीजन में तो सेम, बाहर वाले कोश में ऑक्सीजन के पास में कितने हमारे पास में परमाणु हैं? 1 2 3 4 5 6 परमाणु हैं। ऐसे ही फ्लोरीन के पास जाओगे तो उसके पास 7 परमाणु होंगे। तो बाएं से दाएं जैसे जैसे हम लोग जाएंगे, देखो यहाँ पर ये हमने लिया था अभी यहाँ पे बाएं से दाएं देखने के लिए, कार्बन लिया था, नाइट्रोजन लिया था, ऑक्सीजन लिया था, फ्लोरीन लिया था। तो बाएं से दाएं जा रहे हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, वो कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो आप, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो। बाएं से दाएं जैसे ही जाओगे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन से हीलियम पे आए 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो लिथियम से बेरिलियम पे आए 1 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही नया आवर्त आएगा तो उसमें एक कोश भी बढ़ जाएगा, फिर आगे आगे चलते जाओगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें भी भरता जाएगा। ये उदाहरण हमने यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। फिर इसके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति बोले तो टेंडेंसी, मतलब
आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या चीजें हमें बाय डिफॉल्ट देखने को मिल रही हैं। इतनी बढ़िया तरीके से बनी हुई है ना, बहुत सुंदर तरीके से, तो उसमें काफी चीजें हमें बाय डिफॉल्ट पहले से ही देखने को मिल रही हैं। क्या क्या चीजें हैं देखो। सबसे पहला है हमारे पास में परमाणु साइज या आकार। सबसे पहला क्या है, परमाणु साइज या आकार। तो क्या समझ रहे हैं हम लोग, भाई परमाणु साइज होता क्या है। जैसे मान लो कोई परमाणु है ऐसे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है मान लो, और ये भी है मान लो, एक और कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है। तो यहां से लेकर के यहां तक तो क्या हो जाएगी, परमाणु की त्रिज्या हो जाएगी। और पूरा अगर इसका हम लोग आयतन निकाल लें, या मान लो हम ऐसे पूरी दूरी निकाल लें, व्यास निकाल लें, तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से हमें परमाणु का साइज पता है। अगर परमाणु को हमें गोले की तरह मान लें, बॉल की तरह, तो हम आयतन और बाकी चीजें भी निकाल सकते हैं जो हमें बड़ी कक्षा में सीखनी होती है। तो हमें कुल मिलाकर के परमाणु त्रिज्या से बहुत मतलब है। त्रिज्या पता होगी तो गोला है तो हम सब कुछ निकाल लेंगे, ये ध्यान रखना है। तो परमाणु साइज कैसे बदलता है आधुनिक आवर्त सारणी में, हमें यह समझना है। देखना कैसे, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। बाईं से दाईं तरफ जाते हैं ना तो परमाणु का साइज छोटा होता जाता है, और ऊपर से नीचे जब जाते हैं ना तो परमाणु का साइज बड़ा होता जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है ये समझना है अपने को थोड़ा सा। यहाँ पर ये देखो, मैं आपको यहाँ पर एक चित्र से समझाता हूँ। इस चित्र में देखो आप, हाइड्रोजन से हीलियम पे जाते हैं तो हीलियम का साइज छोटा है हाइड्रोजन से। यहां आप देखोगे लिथियम से बेरिलियम पे, बेरिलियम से बोरोन पे, बोरोन से कार्बन पे, कार्बन, ये जैसे जैसे इधर जा रहे हो ना बाएं से दाएं, तो साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है। क्या कारण है, बहुत सिंपल, देखो समझना भैया। है क्या, जो किसी भी परमाणु के अंदर जो हमारे पास में प्रोटॉन बढ़े है ना नाभिक में, वो क्या है, वो है मम्मी पापा, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, बच्चे हैं, यूं समझ लो। तो मम्मी पापा बच्चों को पकड़ करके बैठे हुए हैं। तो या मम्मी पापा या गार्डियन, मम्मी पापा, बड़ा भाई, बड़ी बहन, मामा मामी, चाचा चाची, बुआ फूफा फूफी, दादा दादी, नाना नानी, जो भी है वो रोकने वाले हैं बच्चों को। तो अब होता क्या है, जैसे मान लो हाइड्रोजन को देखें अपन, तो इसमें एक मम्मी पापा है, एक बच्चा है, एक इलेक्ट्रॉन है और अंदर एक प्रोटॉन है। फिर जैसे ही हम लोग हीलियम पे गए तो वहां हम देख रहे हैं कि अंदर दो मम्मी पापा हैं और बाहर जो है दो इलेक्ट्रॉन है। अब दो हो गए ना मम्मी पापा, मतलब अंदर दो प्रोटॉन हो गए, और वो दोनों ही हर एक बच्चे को डांट रहे हैं, ए चल अंदर चल अंदर। पहले एक डांट रहा था ना हाइड्रोजन पे, लेकिन यहाँ पे दो मम्मी पापा वो दोनों बच्चों को अलग अलग जाके डांट रहे हैं। मतलब कहने का मतलब यह है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो ये दोनों प्रोटॉन इस एक इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच रहे हैं, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको भी अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो क्या हो रहा है, साइज छोटा हो जाता है, वो दोनों पास पास आ जाते हैं। और ऐसा ही सबके साथ है, यहां से यहां गए तो अंदर जो है हमारे पास में नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। इसके लिए क्या शब्द हम लोग काम में लेते हैं, परमाणु का नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। नाभिकीय आवेश का मतलब है, नाभिक में क्या होता है, प्लस चार्ज, धनात्मक आवेश प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन बढ़ जाता है, तो प्रोटॉन बढ़ जाता है तो प्लस बढ़ जाता है। वो प्लस फिर क्या करता है, सारे माइनस को खींच लेता है अपनी पास में। बस इतनी सी बात है, इसीलिए बाएं से दाएं जाने पर आकार छोटा हो जाता है। बोले सर ऊपर से नीचे जाने पर आकार बड़ा क्यों होता है, बहुत सिंपल है यार। आप देखो क्या है, हाइड्रोजन से जैसे लिथियम पे आए तो नया कोष जुड़ जाता है, के और एल भी जुड़ जाता है। फिर और नीचे आए तो के एल एम जुड़ जाता है, फिर और नीचे आए तो एन जुड़ जाएगा, और नीचे आए तो और जुड़ जाएगा। तो बोले सर नया कोष ही ऐड हो जाता है, तो नए कोष में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो तो और दूर होगा ना, तो वो और बड़ा हो गया परमाणु। ये है बात, बस इतनी सी बात है। ये चित्र से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। तो यही चीज देखो यहां पर अपन ने लिखी है इधर पीछे, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे साइज दे रखा है बेरिलियम का, बोरोन का, कार्बन का और नाइट्रोजन का। ये पिकोमीटर में है साइज, पिकोमीटर, पिको का मतलब होता है 10 की घात -12, तो 10 की घात -12 मीटर में चल रहा है। मतलब बहुत छोटे छोटे परमाणु होते हैं, बहुत छोटे। आप अंदाजा लगा करके देख लेना, बोलो 0.0000 10 बार जीरो लगा दिया, फिर 1 लिखा है मीटर, बोलो इतना छोटा है, इतना छोटा है। फिर इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे कि ऊपर से नीचे जब जा रहे हैं ना तो परमाणु का साइज बढ़ रहा है। अच्छा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। इससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी बढ़ जाती है, और इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी, भले देखो आवेश बढ़ रहा है, अंदर भी परमाणु बढ़ रहे हैं, बाहर भी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो दूर है ना इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए उसका साइज बड़ा हो जाता है। सिंपल सी बात है। उदाहरण के लिए ये भी दे रखा है, और साथ ही साथ में यहाँ पे देखो ये ऐसे बना भी रखा है। आप देखोगे ना कि दूसरे आवर्त में अगर हम देखें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैंने जानबूझ करके इनको छोटे करते हुए लिखा है कि ये 152 पिकोमीटर है, ये 111 पिकोमीटर है, ये 88 पिकोमीटर है, 77, 74, 66, तो सबसे छोटा इनमें ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ नीचे देखोगे
समूह में ऊपर से नीचे जब जा रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो आप देखो साइज बढ़ता जा रहा है, 152, 186, 231, 244, 262 बढ़ता जा रहा है साइज। और यहां पर हमने देखो और क्या लिखा है, एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की जो दूरी होती है ना, उसको हम लोग परमाणु का साइज कहते हैं। अलग से परमाणु लेना है आपको, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, फलाना ढिमकाना सब ले लो, तो इसमें केंद्रक से, नाभिक से सबसे आखिरी वाले कोष तक की जो दूरी है ना, उसी को हम लोग उसका साइज एक तरह से कह देते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन की त्रिज्या हमने यहाँ पर लिख रखी है कि 37 पिकोमीटर है, और पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर। बहुत सिंपल है, ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, ये जो भी लिखा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देख रहे हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, भंगड़ा पालो यहाँ पर। हाँ, इतना सही है चैप्टर, और इसके क्वेश्चन आंसर्स कुछ ज्यादा ही आसान है, मेरा कराने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, क्योंकि आप सारे क्वेश्चंस पढ़ते जाओ और ये जो भी मैं अपन ने लेक्चर पढ़ा है इसमें से देखते जाओ, सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। आपसे पूछेगा सोडियम बड़ा है कि मैग्नीशियम बड़ा है आकार में, आप बोलोगे सर सोडियम, मतलब क्यों, क्योंकि सोडियम के बाद में मैग्नीशियम जो है ना वो सेम आवर्त में आता है। इतना दिमाग में उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग लगा लोगे। बाकी तो क्या है भाई, भगवान के ऊपर है फिर, ठीक है, फिर तो तुमको जन्म घुट्टी भेजेंगे यहाँ से हम लोग याद करने के लिए सब कुछ। तो क्या कह रहे हैं, मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, धात्विक और अधात्विक गुणधर्म। भाई मेन बात है, हम ये समझना चाह रहे हैं धातु क्या है, अधातु क्या है। तो बहुत सिंपल है, धातुएं जो है ना वो इलेक्ट्रॉन दान करती हैं, देने वाली होती है, खुश होती है, धातु देने वाली, ऐसे याद रखो आप, धातु देने वाली है, ले जाओ आप, खुश रहो। तो यहाँ पे कह रहे हैं सोडियम, मैग्नीशियम जैसी धातुएं जो है ना, ये और जो सारी धातुएं हैं वो सारणी के, आवर्त सारणी के बाईं तरफ है, सारी की सारी लेफ्ट तरफ है, उस तरफ, ठीक है। और क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जो है ना ये सारी की सारी अधातुएं हैं और ये सारणी में दाईं तरफ है। तो सिंपल हो गया, इस तरफ धातुएं हैं और इस तरफ अधातुएं, ठीक है। बीच में हमारे पास में कुछ एक पदार्थ है जो कि ना तो धातु है पूरी तरह से, ना अधातु है, बीच के हैं वो, तो उनको हमने नाम दे दिया उपधातु। भाई धातु जैसा कुछ ऐसा, या धातुओं के नीचे कुछ ऐसा कुछ, ठीक है। और ये जो है इनको हम लोग तथा धातु अधातु के दोनों गुण के प्रदर्शित करते हैं, यही लिखा है बस अपन ने यहाँ पे कि ये दोनों के ही गुण प्रदर्शित करते हैं। भविष्य में बड़ी कक्षाओं में आप इनके बारे में पढ़ोगे। तो अब देखो उपधातु के बारे में हमें यहाँ पर दे रखा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, उसमें हमें उपधातु दिखाई देते हैं। कौन से हैं, देखो बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है। ये सारे के सारे हमारे पास में क्या हैं, उपधातु हैं। इसीलिए इन्हें अर्धधातु या उपधातु भी कहते हैं, क्योंकि दोनों के ही दिखाते हैं प्रॉपर्टीज, तो इसलिए ऐसा नाम दे दिया। मैं आपको दिखा देता हूं ये कहां पर है। ये हमारी आवर्त सारणी फिर से आपके सामने है, ये सारी धातुएं है, यहां तक की ये पूरी की पूरी धातुएं हैं, ठीक है। इधर वाली जो है ये अधातुएं हैं। इनमें आप देखोगे बीच में लाइन है, ये अलग ही कलर हो रखा है ना, हरा सा, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, टेल्यूरियम, एंटीमनी। तो ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास में, सारे तो क्या हैं, 4 और 2 6 ही तो हैं। ये है हमारे पास में उपधातु या अर्धधातु, इनको हम लोग वो बोलते हैं, ठीक है। मेटेलॉइड्स अंग्रेजी में इनके लिए शब्द हम लोग काम में लेते हैं। आगे आप देखोगे धातु क्या है साहब, तो धातु क्या है, धातु इलेक्ट्रॉन दान करने वाले हैं। यह विद्युत धनात्मक प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं तो माइनस का चार्ज कम हो जाता है, तो खुद कैसे हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। दान कर दिया ना, प्लस हो गए, खुश हो गए, ऐसा। अर्थात आबंध बनाते समय इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, सिंपल सी बात है। और आवर्त में बाएं से दाएं जैसे जैसे हम लोग चलते हैं ना, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, मतलब अधातु मिलने लग जाते हैं, अब धातु कम होने लग जाता है। धात्विक गुण जो है ना इलेक्ट्रॉन दान देने वाला, वो कम होने लग जाता है। क्यों, देखो प्रॉब्लम क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा ना तो वो धातु उतनी आसानी से उसको दान कर सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जितना नाभिक के पास में होगा, परमाणु छोटा होगा ना, उतना ही उस इलेक्ट्रॉन को दान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मम्मी पापा उस बच्चे को बाहर ही नहीं निकलने दे रहे, है ना, डांट रहे हैं उसको। प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को खींच के पकड़ करके बैठे हुए हैं, जाने ही नहीं दे रहे। तो लॉजिक क्या है कि जब भी किसी समूह में आप ऊपर से नीचे जाओगे तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, आकार बढ़ता जाता है, आकार बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाता है, इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन दूर है तो दान हो जाएगा ना आराम से, इलेक्ट्रॉन दूर है तो उसको दान कर देगा परमाणु जो है, आराम से बोले ले जाओ आप। लेकिन जब आप बाएं से दाएं जा रहे हो किसी आवर्त में, तो क्या होगा, आकार छोटा होता जाएगा, नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा,
आवेश बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वो नाभिकीय आवेश, तो अब वो इलेक्ट्रॉन दान आसानी से नहीं होगा। मतलब बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होता है, अधात्विक गुण बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। और अगर मैं उल्टा बोलूं कि सर नीचे से ऊपर आने पर क्या होता है, तो हम बोलेंगे नीचे से ऊपर आने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है। सिंपल है, एक देने वाला है, एक लेने वाला है। धातु देने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, अधातु मांगने वाले हैं। तो अधातु क्या है, लेने वाले। तो जितना छोटा साइज होगा हमारे पास में किसी परमाणु का, उतना ही इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा, क्योंकि प्रोटॉन जल्दी से खींच लेंगे, उसको अपने पास रख लेंगे। तो उनके लिए लेना आसान है अधातुओं के लिए, और धातुओं के लिए देना आसान है। ठीक है, समझ में आई आपको ये वाली बात। तो बाएं से दाएं जाने पर धात्विक प्रवृत्ति कम होती है, अधात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है और अधात्विक प्रवृत्ति कम होती है। देखो लॉजिक है, रटना मत, मैं फिर बोल रहा हूं आपको। ये चाहो तो अब यहां पर आप इसको पढ़ सकते हो। बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणधर्म घटते जाते हैं, क्योंकि संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो है वो घटती जाती है। और किसी समूह से ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अधातु की भी परिभाषा लिखी हुई है अपन ने कि ये विद्युत ऋणात्मक प्रकृति के होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋणायन बना लेते हैं, नेगेटिव बना लेते हैं खुद को। जैसे क्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो ये Cl- बना लेता है। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन दान दे देता है तो ये Na+ बना लेता है। ये है कहने का मतलब। तो इस तरह से चलता है सब कुछ। ये धातु है सोडियम और क्लोरीन अधातु है। विद्युत ऋणात्मकता क्या है कि प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी के दाहिनी ओर ऊपर की ओर स्थित होती हैं। भाई अधातु कहां मिलेगी, दाहिनी ओर ऊपर मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे ऊपर परमाणु का साइज भी छोटी है और विद्युत ऋणात्मकता उन तत्वों की ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन मांगने की जो टेंडेंसी है लेने की वो ज्यादा है। तो क्या बात है, आज तो मजा ही आ गया। अपन ने जल्दी कर लिया है चैप्टर पूरा का पूरा। तो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा है नीचे ताबड़तोड़ कमेंट करके आप बता देंगे हमको, तो बढ़िया मजा आएगा आपके लिए और वन शॉट्स बनाने का। लाइक्स कर देंगे, शेयर कर देंगे, तो फिर बात ही क्या है। और ऐप डाउनलोड ही कर लो, टेस्ट भी दे दो, तो हमें पता तो चले कि भाई साहब कितने बच्चे हैं, कितने टेस्ट देने, कितना उनको समझ में आ रहा है कि कितना नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो फोन करो नीचे दिए हुए नंबर पे, वो बता देंगे आपको। भाई दिक्कत परेशानी ऐसे मत बोल देना फोन करके कि सर मेरे ना पड़ोस में झगड़ा हो गया, क्या करें। तो फिर आप 100 नंबर पे फोन करोगे तो ज्यादा अच्छे से सहायता होगी आपकी। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।